गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है वो है कि उन्होंने मेजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वह अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे। तो पूछा जा रहा है कि ये किस व्यक्ति के बारे में ये जानकारी दी गई है प्रश्न में। ठीक है, तो ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय। तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो लाला लाजपत राय है, जिन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी। ठीक है, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण के बारे में भी लिखा और वो केंद्रीय विधानसभा के सदस्य भी रहे कुछ समय तक। ठीक है, और जो मेजनी है उसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु भी माना। ठीक है, जैसे तिलक के राजनीतिक गुरु शिशिर कुमार घोष हैं, महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के जोगेंद्र नाथ मंडल हैं। उसी तरह लाला लाजपत राय के मेजनी थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है 3 दरवाजा, लाल दरवाजा, बुलंद दरवाजा और अलाई दरवाजा। तो आप लोग देखेंगे कि जब कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण होता है तो उसके बहुत समय बाद एक शासक आता है अलाउद्दीन खिलजी, जो उसी से सट के एक दरवाजा बनवाता है जिसको हम लोग अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुव्वत इस्लाम मस्जिद के साथ ही इसका निर्माण हो गया था। हाँ, इसी के बगल में इस दरवाजे का निर्माण बहुत बाद में चलकर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया जाता है। अब लाल दरवाजा से एक याद आया कि लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल महल का जो निर्माण है वो बलबन के द्वारा करवाया गया है। और जो एक और ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण प्रारंभ करवाया गया था 1572-73 में। और ये आप लोग देखेंगे कि 1601-2 में जाके इसका निर्माण क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। और जो सीकरी था उसका नाम गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी कर दिया गया। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है अलाई दरवाजा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमीर खुसरो ने किस ग्रंथ में भारत में प्रचलित सुंदर चित्रित वस्त्रों का अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में भारत में प्रचलित सुंदर चित्रित वस्त्रों का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन है मिफ्ताहुल फुतूह, 5 दीवान, नूह सिपेहर, खमसाए पंचगज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नूह सिपेहर है। ठीक है, अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार की संज्ञा किसने दी? तो आपके सामने ऑप्शन है नूनीज रेवाटी, निकोलो कोंटी और एडवर्ड थॉमस। तो आप लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार ये संज्ञा एडवर्ड थॉमस ने दी है। ठीक है, बाकी जो नूनीज, निकोलो कोंटी, ये 2 विदेशी यात्री हैं जो भारत की यात्रा पे अलग अलग राजाओं के समय में आए हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन है 1846, 1848, 1850 और 1852। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो एक्ट था ये धर्मांतरण से संबंधित था कि अगर कोई हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लेता है तो उसको जो है संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं लोगों को ईसाइयत के अपनाने के प्रति प्रेरित करने के लिए यह नियम बनाया गया था, क्योंकि जो भारतीय धर्म था या जो इसमें नियम है उसमें है कि अगर आप कोई और धर्म अपना लेते हैं तो आपके पिता के ऊपर है कि आपको संपत्ति से अपने निष्कासित कर सकता है। तो इसी को बदलने के लिए लेक्स लुकी एक्ट जो है अंग्रेजों द्वारा लाया गया 1850 में। ठीक है, डलहौजी के टाइम पे। अगला प्रश्न है भारत में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कौन सा इतिहासकार देता है? तो ऑप्शन है अल-बरूनी, इब्न बतूता, उस्मान और जुजानी। ठीक है, तो भारत में डाक व्यवस्था का जो विस्तृत वर्णन है वो इब्न बतूता के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और इब्न बतूता ही बताता है कि डाक व्यवस्था को संगठित करने का और सुव्यवस्थित करने का जो कार्य किया वो गयासुद्दीन तुगलक ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्यकाल में दिल्ली में कितने शहरों का स्थापना हुआ था? तो पूछा जा रहा है कि मध्यकाल में दिल्ली में कितने शहरों की स्थापना हुई थी, मतलब दिल्ली को कितनी बार
बसाया गया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका दिल्ली को टोटल 7 बार बसाया गया, ठीक है। दिल्ली में अलग-अलग टोटल 7 शहरों की स्थापना हुई, ठीक। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया, फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद बसाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर बसाया, ठीक है। और आपके जो शेरशाह सूरी थे, इसने किला कोहना का निर्माण करवाया, ठीक। तो ऐसे ही और शाहजहां जो है, इसने शाहजहानाबाद की स्थापना की। तो ऐसे ही दिल्ली को टोटल 7 बार बसाया गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 7। अगला प्रश्न है, सैनिकों का वेतन रजिस्टर क्या कहलाता था? वसीलाते हस्म, काजी मुमालिक, दबीर मुमालिक और आरिजे मुमालिक, ठीक है। तो जो सैनिकों का वेतन रजिस्टर होता था, उसको पहली बार अगर किसी ने उनको तैयार करवाया और जो लेखा जोखा रखना प्रारंभ किया वो गयासुद्दीन तुगलक था। क्योंकि आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में नकद वेतन तो दिया जाना प्रारंभ कर दिया गया था सैनिकों को, लेकिन जो बिचौलिए होते थे वो कहीं ना कहीं उनके वेतन में कटौती कर देते थे। और गयासुद्दीन ने इस चीज को खत्म करने के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया और उनका प्रतिदिन वो लेखा जोखा देखता रहता था, ठीक है, उसका निरीक्षण करता रहता था। तो उसको नाम दिया गया वसीलाते हस्म। इसके अलावा जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है दबीर मुमालिक, ये दरबार में शिष्टाचार बनाए रखने का कार्य करता था, ठीक है। और जो आरिजे मुमालिक है ये सैन्य व्यवस्था से संबंधित है। जो काजी मुमालिक है ये आप लोग देखेंगे कि न्याय से संबंधित है, न्याय व्यवस्था से, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वसीलाते हस्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1901 ईस्वी में विवाह संरक्षण अधिनियम पारित किया जिससे राज्य में विवाह योग्य उम्र लड़कियों के लिए 12 और लड़कों के लिए 16 वर्ष निर्धारित की गई? तो ऑप्शन है बड़ौदा के गायकवाड़, कोल्हापुर के भोसले, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बड़ौदा के गायकवाड़ है। बड़ौदा के गायकवाड़ ने महिला शिक्षा और महिलाओं की जो उम्र है शादी की उसको निर्धारित करने का क्या किया, प्रयास किया। और ऐसा नहीं है, इसके पहले भी किया जा चुका था। 1860 में जब कंसेंट एक्ट आया, फिर 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया जिसको ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं, वो पारित हुआ। फिर 1891 में ये जब कंसेंट दूसरा ये जब कंसेंट आया जो एस बंगाली और एम मालाबारी के सहयोग से अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बड़ौदा के गायकवाड़। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है मार्गरेट नोबल, एंजेलिना, मेरी जूलियट और हेलर टेलर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है मार्गरेट नोबल है। अगला प्रश्न है, निर्माण कार्य को फिरोज का मुख्य वसन किसने बताया? ऑप्शन है अबू बकर, अल उमरी, अल बरूनी और फरिश्ता। तो आप लोग देखेंगे कि निर्माण कार्य को फिरोज फिरोज का मुख्य व्यसन जो है फरिश्ता के द्वारा बताया गया है, जिसकी रचना है तारीख फरिश्ता, जिसको हम लोग इब्राहिम गुलिस्ता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये इब्राहिम आदिल शाह को क्या है, समर्पित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने पुणे में एक विधवा गृह खोला, विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की, 1893 ईस्वी में एक विधवा के साथ विवाह किया और 1916 ईस्वी में मुंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एमजी रानाडे, डीडी कर्वे, जीबी जोशी। तो आप लोगों को पिछली जो प्रैक्टिस सेट है उसमें जब मैं बता रहा था तो वहां पे भी मैंने इसके बारे में बताया हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी के कर्वे है, धुंधु केशव कर्वे इनका पूरा नाम था, ठीक है। तो इनके द्वारा ये सारी चीजें की गई हैं। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली? तो आप लोग देखेंगे कि ड्राफ्ट तो लॉर्ड डलहौजी के समय तैयार हो जाता है, लेकिन जो अनुमति मिलती है 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में मिलती है। अब मैं कुछ-कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि एक ही क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को बार-बार एक्सप्लेन करना थोड़ा सही नहीं लगता। ना मैं आपका टाइम खाना चाहता हूँ, ना अपना टाइम बर्बाद करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मेरा एक ही मोटिव है कि जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा मैं उसके बारे में बता दूँगा, ठीक है? और अगर जिसके बारे में एक बार बता चुका हूँ, बार-बार हर वीडियो में उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आपको उसके लिए पीछे की वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं उन ऑप्शंस को छोड़ देता हूँ जिनके बारे में एक बार बता चुका हूँ, ठीक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के लेखक कौन है? तो एडवर्ड थॉमस, डोमिंगो पायस, हर्मन गोड्स और वाल्टर रोपन लॉरेंस। तो आप लोग देखेंगे कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो हर्मन गोड्स है। उनके द्वारा द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स लिखी गई है। डोमिंगो पायस जो है ये आप लोग देखेंगे
कृष्णदेवराय के समय में 1520 के दशक में भारत की यात्रा पर आते हैं और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में एक अच्छी जानकारी दी है, ठीक है। विजयनगर के इतिहास का उससे पता चलता है, ठीक। अगला प्रश्न है, कसर सफेद महल किसने बनवाया? तो ऑप्शन है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बलबन, इब्राहिम आदिल शाह, गुलबर्गा। तो गुलबर्गा एक जगह का नाम है, ठीक है, जो कि बहमनी का स्टार्टिंग में क्या रहती है, राजधानी रहती है। इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर के सुल्तान है। बलबन दिल्ली सल्तनत में आप लोग देखेंगे कि गुलाम वंश का एक शासक है। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है ये गोलकुंडा का शासक है, ठीक है। तो कसर सफेद महल किसने बनवाया? बलबन ने बनवाया। बलबन ने लाल महल भी बनवाया है, ठीक है। निम्न में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आप लोग को पता ही होगा कि इससे संबंधित जो थे वो केशव चंद्र सेन थे। अब केशव चंद्र सेन ने 1872 में इसको तो पारित तो करवा लिया, लेकिन उसके बाद ही इसको अपने ही द्वारा तोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का कूच बिहार के राजा से विवाह कर दिया। जिसके बाद आप लोग देखेंगे कि एक विभाजन तो पहले ही हो चुका था 1866 में। एक आदि ब्रह्म समाज, एक भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्र नाथ टैगोर थे, भारतीय ब्रह्म समाज के आपके केशव चंद्र सेन थे। अब भारतीय ब्रह्म समाज भी 1878 में टूट जाता है। अब एक हो जाता है भारतीय ब्रह्म समाज और उससे टूट के क्या बन जाता है? साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? केशव चंद्र सेन होगा। अगला प्रश्न है, मुसलमान पर धार्मिक कर उसके संपत्ति पर किस दर से लगाया जाता है? तो आप लोग देखे होंगे कि मुसलमानों में जो धार्मिक कर है उनकी जो आय है उसके 40वें हिस्से पर लगाया जाता है। तो अगर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5% आएगा। कभी कभी परसेंटेज में आ जाता है तो उसको 2.5% आप कह सकते हैं। तो 40वें भाग पे लगाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुधारक ने 1826 ईस्वी के ज्यूरी अधिनियम का विरोध किया था? तो ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, राजा नारायण बसु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। तो इसका जो विरोध किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। इसलिए किया था क्योंकि ज्यूरी सिस्टम में कुछ बातें थी, जैसे कि अगर किसी ब्रिटिशर्स या अंग्रेज या किसी ईसाई का मुकदमा है, सुना जा रहा है, तो उसमें ज्यूरी में भारतीय सदस्य होते हुए भी उस पर अपना मत नहीं दे सकते। और अगर किसी भारतीय का फैसला सुना जा रहा है तो भारतीय तो देंगे, लेकिन ईसाई भी उसके साथ देंगे, जो अंग्रेज है वो भी देंगे। तो उन्होंने इस दोहरे चरित्र का विरोध किया कि ज्यूरी अधिनियम में ये जो बात है इसको हटा देनी चाहिए, ठीक है। ना कि उन्होंने ज्यूरी सिस्टम का पूरा विरोध किया, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वेदों की अकाट्यता के सिद्धांत के प्रति आलोचनात्मक रूप प्रकट किया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त, महादेव गोविंद रानाडे और ताराचंद्र चक्रवर्ती। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है देवेंद्र नाथ टैगोर। उन्होंने जो है वेदों की अकाट्यता के सिद्धांत के प्रति क्या की? आलोचना की, ठीक है। अगला प्रश्न है, सल्तनत युगीन डाक व्यवस्था को संगठित एवं सुव्यवस्थित करने का श्रेय किस सुल्तान को है? तो ऑप्शन है फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन और गयासुद्दीन तुगलक। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक होगा। इसके बारे में कौन बताता है? इब्न बतूता बताता है, उसकी पुस्तक रिहाला से इसके बारे में पता चलता है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा? तो ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रमाबाई। तो ये जो पुस्तक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी है, ठीक है। अब ये टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में नवोदय में पूछा गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं हो सकता? ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक। तो आप लोग देखेंगे कि ये कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है, हालांकि इसको क्वेश्चन में थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया था। क्वेश्चन जैसे उनका जो स्टेटमेंट है कुछ ऐसे है कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य, सॉरी, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से क्या है? अच्छा है, ठीक है। ये उनका मेन कथन है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के किस महान संगीतज्ञ को अपने दरबार में बुलाया था? तो ऑप्शन है नजबा, फखरुद्दीन नुनाकी, मेहरा फरोज और गोपाल नायक। तो गोपाल नायक का जो उल्लेख है वो मिलता है हम लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, इसी को उसने बुलाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन है राधा कांत देव, दयानंद, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राधा कांत देव। जब मैंने अभी बीच में मैंने एक सीरीज अपलोड करी है तो उसमें टेस्ट सीरीज में मैंने बोला है कि राधा कांत देव से संबंधित धर्म सभा
और उसी की पत्रिका थी रामचंद्र चंद्रिका। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि रामचंद्र चंद्रिका के संपादक राधाकांत देव है, ठीक है। वहां पे मैं बस इतना कहना चाहता था कि इन राधाकांत देव और धर्म सभा का जो समर्थन कर रही थी वो समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका कर रही थी, ठीक है, जो कि भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा संपादित है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो विवेकानंद है। अगला प्रश्न है, किसके दरबार में संगीत शिरोमणि की रचना हुई थी? तो ऑप्शन है इब्राहिम शाह की, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। तो आप लोग देखेंगे कि जो संगीत शिरोमणि की रचना है इब्राहिम शाह सरकी के समय में हुई है, जिसने कि उत्तर भारत में प्रथम संगीत दरबार का आयोजन करवाया था, ठीक है, सम्मेलन का आयोजन करवाया था, और इसको ख्याल गायकी का जनक कहा जाता है, ठीक है, एक अच्छा गायक था इब्राहिम शाह सरकी। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला संगीत सम्मेलन का आयोजन किसने किया? देखिए वही सवाल आ गया, महमूद शाह, हुसैन शाह सरकी, नासिरुद्दीन महमूद, अमीर खुसरो। तो किसने किया? हुसैन शाह सरकी ने किया। अगला प्रश्न है, सामाजिक तथा आर्थिक संगठन तत्वबोधिनी सभा तथा उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव। तो आप लोग देखेंगे कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करते हैं बाद में चल के, जो कमजोर हो रही थी, उन्होंने तत्वबोधिनी और उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रारंभ किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ भारतीय राज्यों से प्राप्त खराज क्या कहलाता था? मसाहत, तरकात, जियात और खिदमती। तो मसाहत एक प्रणाली थी भू राजस्व वसूलने की, ठीक है, तो उसको खिदमती कहा जाता था, ठीक। अगला प्रश्न है, धर्म के नाम पर अपराध में लिप्त रहने वाले गिरोह को पकड़ने व सजा देने के उद्देश्य से ठगी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आप लोग देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ठगों का दमन किया गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद इससे रिलेटेड एक नियम बनाया गया, जो कि एक अस्थायी गवर्नर चार्ल्स मेटकाफ के समय में क्या होता है, पारित होता है 1836 में। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन स्थापत्य को हिंदू इस्लामी कला किसने कहा? ऑप्शन है एडवर्ड थॉमस, रेवर्टी, जॉन मार्शल और एल्फिंस्टन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जॉन मार्शल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे जबरदस्त मौलवी कहा जाता है? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर और सैयद अहमद खान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो राजा राम मोहन राय है। और उनको जबरदस्त मौलवी क्यों कहा गया? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इन्होंने तोहफतुल मुहिउद्दीन लिखी है। तो इनका जो जितनी अच्छी पकड़ हिंदी के और हिंदू धर्म के साहित्य और धार्मिक ग्रंथों पे थी, उतना ही इनकी पकड़ किस पे थी? हाँ, इस्लामिक धार्मिक ग्रंथों पर भी थी, इसीलिए इनको जबरदस्त मौलवी की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, पूर्व इस्लामिक शैली में निर्मित पहला मकबरा कौन सा है? तो ऑप्शन है इकलाकी खां मकबरा, रूमी खां का मकबरा, बलबन का मकबरा और हुमायूं का मकबरा। तो करेक्ट ऑप्शन है बलबन का मकबरा, क्योंकि उससे पहले हुमायूं के मकबरे से तो बहुत सारे इस्लामिक शैली में मकबरे बन चुके थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन कहता है कि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता? कौन कहता है कि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है? तो ऑप्शन है बीजी तिलक, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी और स्वामी विवेकानंद। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे इनके बारे में तो बहुत कुछ बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में, फिर बता देता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोक हितवादी कहा जाता है। लोक हितवाद पत्रिका प्रकाशित करने के कारण इन्होंने हिंदू प्रकाश, ज्ञान प्रकाश का भी प्रकाशन किया था। और 1877 में जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था तो उसमें वे हाथ से बने वस्त्र को पहन के गए थे स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद एवं कलश मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो है तरकत बेग, कमालुद्दीन हैदर खान और खाने जहां जूना शाह। तो आप लोग देखेंगे कि खाने जहां तेलंगाना के बाद उसका पुत्र खाने जहां जूना शाह फिरोज शाह तुगलक का वजीर बनता है, और इसी ने काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद एवं कलन मस्जिद का निर्माण करवाया। और इसके साथ ही साथ खाने जहां तेलंगाना के मकबरे का भी निर्माण, जो कि एक अष्टभुजी मकबरा है, किसने करवाया? खाने जहां जूना शाह ने करवाया, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेक्स लोकी अधिनियम के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्म परिवर्तन करने से बने ईसाइयों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया। तो ये तो सही है। अब बौद्ध धर्म परिवर्तन करने वालों को पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं माना गया, ये गलत है। धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनने वालों को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया गया, ये भी गलत है। जैन से परिवर्तित होकर नव धर्मियों को पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया, ये भी गलत है, ठीक है। धार्मिक परिवर्तन करने से बने ईसाइयों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया, ये करेक्ट है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, किसने सैयद व लोदी काल को मकबरे का युग कहा है? ठीक है, तो ऑप्शन है पर्सी ब्राउन, नूनीज, पीटर मुंडी और स्टैनले लैंडफोर्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पर्सी ब्राउन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शन बिहार, मद्रास, बंगाल और महाराष्ट्र। तो आप लोग देखेंगे कि सामाजिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ तो हुआ तो इसमें से आपके मद्रास और महाराष्ट्र में भी है, लेकिन जब प्रारंभ की बात की जाएगी तो सबसे पहले भारत में कहाँ ये सब चीजें प्रारंभ हुई, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार। तो आप लोग देखेंगे कि राजा राम मोहन राय को सामाजिक सुधारों का अगर दूत कहा जाता है, और राजा राम मोहन राय बंगाल से जुड़े हुए, तो ये चीज कहाँ हुई? बंगाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारे ही बांधव हैं? तो ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। तो ये किसने कहा था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिनका जन्म 1863 और मृत्यु 1902 में हुई है। ठीक है, ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना से जुड़े हैं, जो कि वेलूर में स्थापित होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। अगले प्रश्न पे चलते हैं, वेद समाज जो केशव चंद्र सेन की पहल पे 1864 ईस्वी में स्थापित हुआ, उसी को दोबारा 1871 ईस्वी में दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के नाम से किसने चलाया था? तो ऑप्शन है राजगोपाल नायडू, सुब्बा रायला हैंटी, सर आर केवट रत्नम नायडू और के श्रीधरलू नायडू। अभी तक तो मुझे भी यही पता था भाई कि वेद समाज की स्थापना के श्रीधरलू नायडू ने की है, लेकिन ये सवाल इस तरह से पूछा गया था और इसका उत्तर जो है के श्रीधरलू नायडू ही दिया हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस सुल्तान ने अपने सिक्कों पर अपने पिता का नाम अंकित करवाया? तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, निजामुद्दीन। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता का नाम जो है सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया। जैसे, क्योंकि कहा जाता है कि अफगानपुर में इसने एक षड्यंत्र करके अपने पिता की हत्या करवा दी थी इमारत गिरा के, तो अपने पिताजी के प्रति सम्मान प्रकट करके बाकी अमीरों का समर्थन हासिल करने के लिए हो सकता है इसने ऐसा किया हो। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि अफगानपुर की घटना में लकड़ी से बनी इमारत गिर जाती है और उसके पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और उसका जो सेना ये इमारत होता है अहमद अयाज, उसको ये दंडित ना करके और प्रमोट कर देता है, उसके पद को और बढ़ा देता है। ठीक है, तो इससे इतिहासकारों का ये मानना है कि इसने कहीं ना कहीं जो है अपने पिता की हत्या करवाई थी। ठीक है, और इब्न बतूता भी कहता है कि इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ है, और जो बर्नी और इसामी है वो कहते हैं कि नहीं, ये एकमात्र क्या बोलते हैं, एक संयोग था, दुर्घटना थी। ठीक है, तो क्या होगा इसका? मोहम्मद बिन तुगलक। तो आज हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कल हम मिलेंगे फिर एक नए टेस्ट सीरीज में। ठीक है, थैंक यू।